हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में। हम एक एक करके हर एक स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं। हमने ऐसे से स्टार्ट किया था जहां पे हमने फिलोसॉफिकल ऐसे देखा था, फिर हमने थीम बेस्ड ऐसेस देखे थे, फिर हमने GS1 के 3 वीडियोस बनाए, GS2 के बनाए, GS3 के बनाए और ये अब GS4 का सेकंड वीडियो है। GS4 यानी कि एथिक्स। हम लास्ट टाइम थोड़ा काफ़ी डिटेल में हमने समझा था। एक क्वेरी हमेशा एक स्टूडेंट के माइंड में होती है कि एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चन आंसर, इट्स आल्सो अबाउट केस स्टडी। यानी कि यहाँ पे थियरी प्लस केस स्टडी दोनों आता है। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेरी ये होती है कि हमें थियरी कितना पढ़ना है, हमें केस स्टडी कितना पढ़ना है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी थियरी और केस स्टडी को लेके हमारी एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हम थियरी और केस स्टडी दोनों को सेपरेटली समझेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि थियरी में यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है और हमें इस पे क्या अप्रोच लाने की ज़रूरत है। फिर सिमिलरली अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो केस स्टडी में भी सेम सिनेरियो होगा कि पहले हम समझेंगे कि हमसे यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है एंड दूसरा हमें उस पर क्या अप्रोच लाने की ज़रूरत है। तो हम ये दोनों ही चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो थर्ड चीज़ हम इस पे समझेंगे दैट इज कि थियरी प्लस केस स्टडी को इंटीग्रेट कैसे करना है। हमारी प्रिपरेशन में हमें किस तरीके से थियरी और केस स्टडी पढ़नी है कि हम दोनों को ही इंटीग्रेट करके पढ़ाई करें और फिर हम आगे बढ़े। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम ये वीडियो में समझेंगे, बट उससे पहले जो चीज़ हमें समझनी है कि हमें डुअल स्ट्रैटेजी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी की बात की गई है। दैट इज थियरी की एक स्ट्रैटेजी है और केस स्टडी की एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब हमने PYQs देखे तो वहां पे हमें दो चीजें पता चली। सबसे पहली चीज क्या पता चली, जब हमने 2013 से 24 तक के PYQ देखे तो सबसे पहली चीज जो हमें पता चली वो ये है कि दोनों का ही 50:50 रेशियो है। यानी कि 250 मार्क में से 125 मार्क में थियरी के सवाल आ रहे हैं और 125 मार्क में केस स्टडी आ रही है। दैट मीन्स यूपीएससी चाहता है कि आपने जितना इंपॉर्टेंस थियरी को दे रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंस आप केस स्टडी को ही दो, ताकि आपकी एक बैलेंस अप्रोच हो सके एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स इवन आए। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमने PYQ से नोटिस की। दूसरी चीज जो हमने नोटिस करी कि यहां पे दोनों में ही डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए। Now what exactly these different skill sets means कि जैसे अगर हम दोनों के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि आपसे थियरी की बात करता हूं कि थियरी में यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो थियरी में यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा से स्ट्रांग होने चाहिए। सो दैट डिफाइंस योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से there is a term named as integrity. ओके, इंटीग्रिटी एक टर्म है। अब इसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमने PYQ से समझी है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट जो थियरी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो PYQ से पता चला कि हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। ओके, इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर में होने के बावजूद आपका डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा वो आपकी इंटीग्रिटी डिसाइड करेगी। सो दैट इज योर इंटीग्रिटी। तो आप उसमें सबसे पहली चीज डेफिनेशन बताओगे। दूसरी चीज जो रहेगी कि आप इंटीग्रिटी को मोरल थिंकर से कनेक्ट करोगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी मोरल थिंकर्स होंगे आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल गांधीयन आइडियोलॉजी, इंटीग्रिटी को आप कनेक्ट करोगे गांधीज आइडिया ऑफ ट्रूथ और इम्पार्शलिटी। फिर थर्ड चीज जो होगी कि आप इंटीग्रिटी को हमारे गवर्नेंस से लिंक करोगे। जो भी हमारे गवर्नेंस में अभी रीसेंट केस चल रहा है आप उससे लिंक करोगे। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यूपीएससी हमसे यहां पे क्या बताना चाह रहा है कि जब भी आप थियरी में ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हो तो आप क्या बिल्डअप कर रहे हो, आप एक एथिकल फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो। दैट यू आर बिल्डिंग एन एथिकल फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि ये आपको केस स्टडी में यूज किया जाएगा। सो अब हम आते हैं केस स्टडी पे। अब केस स्टडी में क्या चीज रहती है कि जैसे अगर हम केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडी में आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्चुअली केस स्टडी में आपसे सिंपल चीज यही पूछी जा रही है कि आपसे प्रैक्टिकल नोट पे डिसीजन मेकिंग टेस्ट की जाती है, कि आपसे चीजें टेस्ट की जाती है
कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टिमुलस बता दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा या एथिकल डिलेमा बता दिया जाता है, उसके अंदर आपको एक पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एंड उसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है. सो दैट इज व्हाट केस स्टडी इज अबाउट. यानी कि केस स्टडी में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दैट यू हैव टू बैलेंस, कि आपको चीज़ों का बैलेंस करना है. मतलब एज एन ऑफिसर आपको कुछ चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी. सो क्या चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि यू हैव टू बैलेंस बिटवीन रूल्स के बारे में आपको बैलेंस करना है, यू हैव टू बैलेंस विथ एम्पैथी, यू हैव टू बैलेंस विथ पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, एंड यू नीड टू ऑल्सो बैलेंस विथ द फीजिबिलिटी. सो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग लोगे, सो यू हैव टू मेक द बैलेंस, यू हैव टू मेक द बैलेंस ऑफ रूल्स, एम्पैथी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड फिजिबिलिटी. सो दैट मीन्स कि जो हमने थियरी में समझा था कि ये एक एथिकल फाउंडेशन बना रहा है, तो वही चीज केस स्टडी में क्या होता है कि जो भी आपका एथिकल फाउंडेशन आपने बनाया था, जब आपने थियरीज पढ़ी थी, तो जो आपने एथिकल फाउंडेशन बनाया था, केस स्टडी कह रहा है कि वो एथिकल फाउंडेशन का आप एप्लीकेशन कीजिए. यानी कि अगर आपको केस स्टडीज करनी है तो आपको पहले एथिकल फाउंडेशन बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स कि आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी. वंस आप थियरी पढ़ लोगे, आपने एथिकल फाउंडेशन बना लिया, फिर आपको एथिकल फाउंडेशन से वो एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहां पे आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे और यहां पे आप चीजें डिफाइन करने की कोशिश करोगे. यहां पे आप कॉन्सेप्ट समझाओगे. थियरी में आपने कॉन्सेप्ट समझाया कि इंटीग्रिटी क्या होता है. केस स्टडी में आपने अप्लाई करके बताया कि आपने इंटीग्रिटी को इस तरीके से बैलेंस किया कि आपने रूल्स भी ध्यान रखे, आपने एम्पैथी भी ध्यान रखा, पब्लिक इंटरेस्ट भी ध्यान रखा और फिजिबिलिटी भी ध्यान रखा. राइट? तो इस तरीके से ये चीज को हमें समझना है. ओके, सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी कि हमें दो चीजें समझ आई पीवाईक्यू से. ये 50-50 स्प्लिट है और दूसरा क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट स्किल सेट्स है. कि थियरी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया जा रहा है, सॉरी यस, थियरी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया जा रहा है और केस स्टडी में प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में फोकस किया जा रहा है अंडर प्रेशर, अंडर कंस्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं. राइट? तो हमें दोनों को ही बैलेंस करने की जरूरत है. हम बिना थियरी की केस स्टडी नहीं कर सकते और बिना केस स्टडी की आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते. तो आपको ये दोनों चीज करनी ही पड़ेगी. ओके, अब हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले मैं देखता हूं कि थियरी में मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थियरी में मेरी क्या टाइप की अप्रोच होनी चाहिए. तो थियरी में जैसे हमने देखा कि इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट मास्टरी, कि आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है. मतलब आपने एथिक्स का मतलब समझा, आपने वैल्यूज का मतलब समझा, आपने इंटीग्रिटी का मतलब समझा, आपने प्रोबिटी का मतलब समझा, आपने ह्यूमन वैल्यूज का मतलब समझ लिया. अब यहाँ पे समझना यानी सिर्फ याद करना नहीं है. याद करना इज अ डिफरेंट थिंग, समझना इज अ डिफरेंट थिंग. तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये कैसे रहता है? क्योंकि इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है कि आपके एक्सप्रेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए. कि आप जब भी डिफाइन करते हो, अगर आपने डिफाइन में कोई फिलॉसफी की बुक का, टेक्स्ट बुक का अगर डेफिनेशन लिख दिया, सो दैट मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेगी. क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से पता कर लिया कि आप बुक की डेफिनेशन लिख रहे हो, यानी कि आपने चीज़ें याद करी. आपने इंटीग्रिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपने इंटीग्रिटी याद की, आपने इंटीग्रिटी समझा ही नहीं है. जबकि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने जो चीज समझी है आप उसे समझा पाओ. दैट इज अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन. कि आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करो कि वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हो, वो बहुत ही प्रिसाइज हो एंड दैट विल बी इजी टू रीड. कि आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ आ गया. सो दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर तीसरी चीज आ जाती है कि आपको यहाँ पे इंटीग्रिटी के लाइव एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, जो रियल लाइफ इवेंट्स है. लाइव एग्जाम्पल इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि आज जो हो रहा है, वो जो हो चुका है वो भी लिख सकते हो, जो होने वाला है वो भी लिख सकते हो, और जो हो रहा है वो भी लिख सकते हो. दैट मीन्स कि आप रियल लाइफ इवेंट्स लिखिए, सिचुएशंस लिखिए, आप मोरल थिंकर से कनेक्ट कर लीजिए. लाइक इंटीग्रिटी को मतलब कई बार गांधीयन प्रिंसिपल से कनेक्ट किया जाता है, गांधीयन आइडियोलॉजी, ट्रूथ और इम्पार्शलिटी एक्सेट्रा. एंड देन आप उसकी थीम की अवेयरनेस कीजिए कि आप अपने आंसर को लिंक कीजिए सिलेबस की थीम के साथ एंड पीवाईक्यू ट्रेंड के साथ. ओके, सो दिस इज दी स्ट्रेटेजी जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है. अब सवाल बनता है कि हमें ये अप्रोच कैसे करनी है. कि हमने ये चीज तो समझ ली कि ये यूपीएससी की डिमांड है, अब हम इस पे कैसे जाएंगे. तो सबसे पहली चीज है कि आप हर एक थीम की एक माइक्रो नोट्स बनाइए, जिसके अंदर आप वो थीम की डेफिनेशन लिखिए,
दो एग्जाम्पल्स लिखिए और एक कोड लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो ये एक माइक्रो नोट हो गया इंटीग्रिटी का, जिसके अंदर मैंने इंटीग्रिटी की डेफिनेशन करी है, दैट अपहोल्डिंग मोरल प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली इवन अंडर प्रेशर, की प्रेशर होने के बावजूद मैंने खुद की मोरालिटी को रखा है। सो दैट इज द डेफिनेशन। अब इसके अंदर दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल मैंने गवर्नेंस का लिख लिया, जिसके अंदर मैंने कहा कि फॉर्मर सीएजी जो विनोद राय है, ही रिफ्यूज टू डाइल्यूट ऑडिट फाइंडिंग्स, की जो ऑडिट फाइंडिंग्स हुई थी उसको डाइल्यूट करने का प्रेशर था, बट उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि वो एक 2G स्कैम था, राइट। तो वो स्कैम को वो एक्सपोज करना चाहते थे, पॉलिटिकल प्रेशर था कि आप ये स्कैम को एक्सपोज मत कीजिए, राइट। तो ये क्या है, विनोद राय की इंटीग्रिटी है। एक गवर्नेंस का एग्जांपल ले लिया। इसके अलावा मैं एक हिस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकता हूं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का कह सकता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंटीग्रिटी क्या कह रही थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे लीडर्स थे, वो खुद को एक बहुत अच्छी पोजीशन में बनाना चाहते थे। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, कोई होम मिनिस्टर बनना चाहता था, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता था। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उनका पर्सनल गेन पे कोई फोकस नहीं है, उनका फोकस क्या है, नेशनल यूनिटी पे। तो उन्होंने नेशनल यूनिटी पे फोकस किया और सभी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि डेफिनेशन हो गई, दो एग्जाम्पल हो गए, एंड तीसरा एक कोट हो गया ना। ये कोट में इंग्लिश में लिखा गया है कि रियल इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग नोइंग दैट नोबडी इज गोइंग टू नो वेदर यू डिड इट और नॉट। यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि आप किसी की इस तरीके से मदद करो कि सामने वाले को पता ना चले कि आपने उसकी मदद करी है। सो दैट इज इंटीग्रिटी। ओके, तो दैट मीन्स कि यहां पे मैंने माइक्रो नोट्स बनाया। माइक्रो नोट्स में मैंने क्या किया, एक थीम उठाई इंटीग्रिटी, उसमें डेफिनेशन लिखा, दो एग्जाम्पल्स लिखे और एक कोट लिख दिया। नाउ मेरे को क्या करना है, एक थिंकर से कनेक्ट कर लेना है। गांधीयन हो गया, कांट हो गया, या जिस भी थिंकर्स के साथ वो डेफिनेशन जिसका मतलब मैच हो पाए, आप उसके साथ लिंक कीजिए। फिर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट मिस करते हैं कि जो आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल कोट लिया है, एक थिंकर से लिंक किया है, उसको आप राइटिंग में लिखिए। आप जब भी 150 वर्ड का आंसर होता है तो लिखिए, 250 वर्ड का आंसर होता है तो लिखिए, बट हमेशा सिर्फ PYQ के ही आंसर लिखिए और कोई आंसर मत लिखिए। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको करंट अफेयर्स को यूज करना है कि आपके स्टैटिक कंटेंट को और ज्यादा एनरिच बनाने के लिए। आप RTI का यूज कीजिए, आप कॉर्पोरेट एथिक्स का यूज कीजिए, एनवायरमेंटल गवर्नेंस का यूज कीजिए। सो ये सारे सिनेरियो से आपका कंटेंट और ज्यादा वैल्यू एडिटिव लगेगा, बहुत ज्यादा एनरिच साउंड करेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट थियरी। अब अगर हम केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडी में आपसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा आपके सामने रखा जाता है। केस स्टडी में आपको एक पोजीशन में लाया जाता है जिससे अंदर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट हो, और आपको बोला जाता है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी है। सो यहाँ पे 3 चीजें टेस्ट की जाती है। पहली चीज जो टेस्ट करता है यूपीएससी, वो है कि आपका डिसीजन मेकिंग टेस्ट करता है। अब डिसीजन मेकिंग करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट डिफिकल्ट क्या है कि आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, वो सिचुएशन में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है जिसके अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम का प्रेशर है, और कई सारे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपसे टेस्ट कर रहा है। सेकेंड थिंग जो टेस्ट कर रहा है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे, आप एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। आपने रूल्स को कंसिडर किया है, आपने एम्पैथी को कंसिडर किया है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया है। एंड थर्ड थिंग आ जाती है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग बताना, यानी कि यहां पे आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है वो सेकेंडरी हो जाता है। पॉइंट आता है कि आप जिस भी डिसीजन पे पहुंचे हो, आप वहां पे किस तरीके से पहुंचे हो। क्या आपने लोगों को साथ में रखा है, क्या आपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रखा है, क्या आपने रूल्स कंसिडर्ड रखे हैं, क्या आपने एम्पैथी रखा है, क्या आपने इकोनॉमी भी कंसिडर्ड रखा है, राइट। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, उसके अंदर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। जैसे अब मेरे को ऐसा है कि एक केस स्टडी अप्रोच कैसे करनी है, तो मैं आपको एक केस स्टडी रखता हूं आपके सामने, ठीक है। कि एक केस स्टडी है कि एक जगह पे इलीगल माइनिंग हो रही है। अब ये जो माइनिंग हो रही है कहाँ हो रही है, फॉरेस्ट में हो रही है। अब ये माइनिंग में क्या हो रहा है कि लोकल विलेजर्स काम करते हैं। सो दैट मीन्स कि ये इलीगल माइनिंग जो फॉरेस्ट में हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 चीजें हो गई। पहली क्या है, इलीगल माइनिंग है, यानी कि करप्शन हुआ है। सेकंड चीज क्या है, फॉरेस्ट में हो रही है, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है।
थर्ड चीज क्या है कि उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, यानी कि लाइवलीहुड बढ़ रहा है। तो दिस इज द केस स्टडी। अब ये केस स्टडी को अप्रोच डिफरेंट तरीके से किया जाता है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू स्टेक होल्डर्स क्या क्या होंगे? जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं, सो दे आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं देखा जाए तो स्टेक होल्डर में आ जाएगा इज दी लोकल विलेजर्स जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं माइनिंग कंपनी जो यहाँ पे जॉब दे रही है या फिर वो माइनिंग करवा रही है। थर्ड चीज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, प्लस ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। एंड लास्ट थिंग मैं कह सकता हूं कि ये फ्यूचर जनरेशंस, ये कंसिडर्ड करना है। यानी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो गए? सबसे पहला स्टेक होल्डर क्या है? लोकल विलेजर्स है। सेकेंड स्टेक होल्डर है माइनिंग कंपनीज है। थर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड एनवायरमेंट एक्टिविस्ट। एंड फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज द फ्यूचर जनरेशंस, की आने वाली जनरेशन भी एक स्टेक होल्डर हुई है। ओके, सो ये फर्स्ट चीज हो गई कि आपने क्या किया, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा क्या है कि आपको इसके अंदर एथिकल इश्यूज और डिलेमा स्पॉट करने की, इसके अंदर क्या टाइप के एथिकल इश्यूज है। सबसे पहला एथिकल इशू मेरे को लगता है कि ये है कि ये इलीगल है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहां पे कहीं तो करप्शन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं पॉसिबल करप्शन। आप डायरेक्ट करप्शन ना लिख के पॉसिबल करप्शन लिख सकते हो कि देयर आर चांसेस कि यहां पे पॉसिबल करप्शन हुआ। सो दैट इज द फर्स्ट डिलेमा। सेकंड डिलेमा क्या है कि ये एनवायरनमेंट में माइनिंग हो रहा है, सो एनवायरनमेंट एथिक्स आ गया। राइट, एनवायरमेंटल एथिक्स एक डायमेंशन हो गया। थर्ड जो डिलेमा या इशू मेरे को लगता है वो ये है कि इसमें लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, दैट पीपल आर वर्किंग इन दिस। तो यहां पे एक इशू हो सकता है कि जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक लाइवलीहुड पे आ जाएगा सवाल। ओके, इकोनॉमिक लाइवलीहुड एक सवाल हो गया, या एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि वो यहां पे आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि स्टेक होल्डर्स डिफाइन किया, फिर हमने डिलेमास बताए कि देयर इज अ चांस ऑफ पॉसिबल करप्शन, एनवायरमेंटल एथिक्स है और इकोनॉमिक लाइवलीहुड है। अब जो थर्ड चीज है कि आपको यहां पे ऑप्शंस बताने, कि ये तो स्टेक होल्डर्स है और डिलेमास है, तो आपको यहां पे ऑप्शंस बताने। तो लेट्स से हम तीन ऑप्शंस बताते हैं, कि मैं कहता हूं कि यहां पे तीन ऑप्शंस हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आप यहां पे कह सकते हो दैट आप तुरंत ही यहां पे रोक दीजिए। ठीक है, दैट शट डाउन इमीडिएटली। आप शट डाउन इमीडिएटली कर दीजिए। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि आप दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलिए, कि आप माइनिंग भी करवाइए प्लस आप एनवायरमेंटल चेक भी रखिए। ठीक है, क्योंकि लाइवलीहुड भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हम कह सकते हैं कि यहां पे आप माइनिंग को फेज आउट कर दीजिए, एंड फिर क्या करिए, आप ऑल्टरनेट देखिए जो जॉब्स क्रिएट करता है, ऑल्टरनेट फील्ड्स जॉब क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल इको टूरिज्म। तो ये तीन ऑप्शंस हमने रख दिए। ओके, अब जब ये तीन ऑप्शंस हमने रख दिए हैं तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले हमने स्टेक होल्डर्स बताया, फिर हमने एथिकल इश्यूज बताए, और फिर हमने तीन ऑप्शंस बताए, तीनों ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए। अब जो लास्ट चीज आ जाती है दैट इज टू जस्टिफाई योर फाइनल डिसीजन। ठीक है, कि आप ये तीनों ऑप्शंस जो आपने बताए हैं ना, ये तीन ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन बताओगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप लीगलिटी, मोरालिटी और फिजिबिलिटी तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। तो लेट्स से आपने थर्ड ऑप्शन बताया, यू आर सेइंग दैट हमें फेज आउट कर देना चाहिए और हमें ऑल्टरनेटिव जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, लाइक इको टूरिज्म, जो थोड़ा स्लो होगा बट इट विल बी सस्टेनेबल। तो अब आप इसको जस्टिफाई करना है, तो आपको जस्टिफाई करने के लिए आप कई सारी चीजें लिख सकते हो। लेट्स से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिख सकते हो, आप आर्टिकल 48A के बारे में लिख सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप गांधीयन प्रिंसिपल्स भी कोट कर सकते हो। तो ये क्या कर दिया आपने, जस्टिफाई कर दिया। ओके,
फिर आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स बता दीजिए कि फ्यूचर में माइनिंग हो तो एनवायरमेंटल चेक होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल एथिक्स फॉलो करना चाहिए, लोगों की लाइवलीहुड को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सो दैट मीन्स दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच अ केस स्टडी। ओके, तो यहां से हमने बेसिक सिनेरियो समझ लिया। अब जो लास्ट चीज आ जाती है इसके अंदर, दैट इज हाउ टू इंटीग्रेट दिस थियरी विथ केस स्टडीज। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू इंटीग्रेट थियरी एंड केस स्टडी? क्योंकि थियरी और केस स्टडीज आर, जैसे हमने क्या कहा कि थियरी एक एथिकल फाउंडेशन बनाता है, वेरेस केस स्टडी क्या करता है कि वो फाउंडेशन का एप्लीकेशन बनाता है। सो ऑब्वियसली अगर आपको केस स्टडी समझनी है तो पहले आपका एथिकल फाउंडेशन होना चाहिए, यानी कि आपकी थियरीज आपको आनी चाहिए। दैट इज द सिनेरियो। और आप जब भी आंसर्स लिखोगे थियरी में या केस स्टडी में, और आप दोनों चीज को इंटर रिलेट करने की कोशिश करोगे, सो देयर आर चांसेस कि आप उससे एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि आपने थियरी में कोई भी फ्रेमवर्क लिखा है, तो आप उसको एक केस स्टडी से जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आपने इंटीग्रिटी पे बात आ गई है कि कोई भी इंटीग्रिटी पे सवाल है, तो लेट्स से द क्वेश्चन इज ऑन विसल ब्लोइंग, कि केस स्टडी आई है ऑन विसल ब्लोइंग पे, तो अब आप इसमें क्या, अब इसमें क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हो? विसल ब्लोइंग में आप ऐड कर सकते हो इंटीग्रिटी के बारे में, दैट प्रेशर होने के बावजूद आपने वो स्कैम, जैसे विनोद राय क्या क्या बने एट द एंड, विसल ब्लोवर ही बने ना, कि उन्होंने 2G स्कैम को एक्सपोज किया, कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई थी उसको बाहर निकाला, तो 2G स्कैम को एक्सपोज किया, तो वो क्या है, वो विसल ब्लोइंग हो गई। तो उन्होंने क्या फॉलो किया? उन्होंने खुद की इंटीग्रिटी फॉलो करी। तो जब आप इंटीग्रिटी फॉलो करते हो, सो दैट मीन्स आप यहाँ पे इंटीग्रिटी के बारे में मेंशन करोगे। इसके अलावा आप करेज ऑफ कन्विक्शन के बारे में मेंशन कर दोगे, दैट आप में ह्यूज कन्विक्शन है। एंड देन आप कोई और टाइप का एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सत्येंद्र दुबे के बारे में लिखो। ओके, सिमिलरली अगर कोई और क्वेश्चन आया गया है, लेट्स से कोई और केस स्टडी है ऑन वर्क प्लेस हरासमेंट, कि वर्क प्लेस हरासमेंट पे सवाल आ गया है, तो आप इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो थियरी का, दैट इज एम्पैथी। आप इसके अंदर इक्वालिटी के बारे में बताइए, आप इसके अंदर विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताइए, और एक्सेट्रा। तो इससे क्या किया आपने? थियरी और केस स्टडी को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो थियरी आपके केस स्टडीज के अंदर अगर आप थियरी लिखोगे या थियरीज के अंदर आप एक केस स्टडी लिख दोगे, तो आपका आंसर को और ज़्यादा वो जस्टिफाई बनाएगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है दैट हैज़ बीन जस्टिफाइड, जिससे आपका समय भी बचता है और आपके आंसर में और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट होता है। राइट, तो इस तरीके से आप ये थियरी और केस स्टडी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, कुछ मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। जैसे स्टूडेंट कई बार क्या कर रहे हैं कि थियरी में वो एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स ज़्यादा लिख रहे हैं विदाउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो सिलेबस के टर्म्स को रिपीट कर रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। और केस स्टडी में वो आइडियलिज्म पे ज़्यादा जा रहे हैं, यानी कि ब्लाइंड रूल फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा है ही नहीं। फिर वो फिजिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, कंक्लूजन को वीक रख रहे हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। ठीक है, सो जाने से पहले जो भी मेंस देने वाले हैं उनके लिए तो समय अब निकल गया है कि आप सिर्फ रिवाइज कीजिए और अब तो माइंड फ्रेश रख के लिखिए। बट जो अगले साल देने वाले हैं उनके लिए यही है कि आप 4 वीक में ये चीज़ रेडी कर सकते हो। जैसे पहले 2 वीक में आप थियरी फोकस कीजिए, रोज का एक PYQ, 1 मॉक क्वेश्चन। तीसरे और चौथे वीक में आप केस स्टडी फोकस कीजिए, रोज का एक केस प्लस 1 थीम लिंक। और वीकली इसको रिव्यू कीजिए, अपने मॉडल आंसर्स के साथ इसको कंपेयर कीजिए, स्ट्रक्चर डेप्थ इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। गोल क्या है कि चौथे वीक तक आपका कॉन्फिडेंस इक्वल हो जाना चाहिए थियरी प्लस केस स्टडी में। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे को केस स्टडी अच्छे से आ गया या थियरी अच्छे से आ गई, दोनों में बैलेंस चाहिए हमें। तो इक्वल कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए आपका दोनों ही में। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी हमारे ये वीडियो में, and we will be covering more such kind of topics in the coming video. Till then, stay safe and study well. Thank you.